यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, यह एक ऐसा आयोग है जो पूरे भारतवर्ष के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा और कुछ मायनों में या फिर कहें बहुत अधिक मायनों में बहुत कठिन परीक्षा को आयोजित करने वाला एक आयोग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, और यह पूरे भारतवर्ष का सबसे कठिन एग्ज़ाम के रूप में माना जाता है और सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के रूप में भी माना जाता है। और पूरे विश्व में इस एग्ज़ाम का दूसरा स्थान है, कठिनाई के मामले में भी और प्रतिष्ठा के मामले में भी। सबसे पहले स्थान पे चाइना का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके बाद अपने भारतवर्ष का यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम आता है। दरअसल यूपीएससी ने इस बार जो पहले से नए ट्रेंड सेटअप हो गए थे, जो पहले से नई प्रवृत्तियां, क्वेश्चन पूछने की नई प्रवृत्तियां जो एक सेटअप की गई थी ट्रेंड, उन सारी प्रवृत्तियों, उन सारी परंपराओं के शिलाखंडों को चकनाचूर करते हुए फिर से नए नए प्रश्न पूछने की परंपरा को गढ़ गया, नए नए प्रश्नों के आयाम को गढ़ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर 2021 यानी आज के दिन जो यूपीएससी ने आईएएस का एग्ज़ाम लिया, उसमें सीसैट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके प्रश्नों ने एक बार फिर से पुराने प्रश्नों को जगह दी नए कलेवर में, और नए प्रश्नों को भी और भी नया करके पूछा गया। तो आइए मैं बात करता हूँ सीसैट की। और आपको पता होगा सीसैट क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यह एक ऐसा टेस्ट है या ऐसा एग्ज़ाम है जो आईएएस के अंदर या फिर कह सकें यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर के विभिन्न प्रकार के एप्टीट्यूड्स यानी अभिवृत्तियों के बारे में, यानी एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, एक आईएफएस बनने के लिए क्या क्या प्रवृत्तियाँ, क्या क्या अभिवृत्तियाँ आपके अंदर होनी चाहिए, किस प्रकार के एटीट्यूड्स की डिमांड है इस यूपीएससी के द्वारा, वैसे प्रवृत्तियों को, वैसी अभिवृत्तियों को आपसे अपेक्षित रूप से जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार भी वैसा ही किया गया। तो दरअसल मैं ये बता दूं कि सीसैट में बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि यूपीएससी सीसैट के अंतर्गत, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सीसैट के अंतर्गत क्या क्या पूछती है, मैथ पूछती है, ये आयोग मैथ पूछता है सीसैट के अंतर्गत। फिर उसके बाद रीजनिंग पूछता है उसी में, और फिर डिसीजन मेकिंग के प्रश्न होते हैं। इवन इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स यानी जिसे आप कहते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल यानी अंतर्वैयक्तिक क्षमता, और आपके कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण क्षमता, मतलब आप दूसरे की बात को समझ पाते हैं और अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाते हैं कि नहीं, इस चीज़ का एग्ज़ाम है। खैर, मैं दूसरी वीडियो में सीसैट के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा समय मिलने पर, और इसके बारे में बताऊंगा कि सीसैट का क्या महत्व है एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आज के दिन यानी 10 अक्टूबर 2021 के दिन जो यूपीएससी ने पीटी एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया है, और ये प्रीलिमिनरी टेस्ट किसके अंतर्गत आता है, सीसैट या पीटी का जो सीसैट है किसके अंतर्गत आता है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है। इसे जीएस पेपर 2 या सीसैट भी कहते हैं। मैं ये बता रहा था कि मैं यहाँ पर अभी रीजनिंग के आज के प्रश्नों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, रीजनिंग के सीसैट के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन रीजनिंग के प्रश्नों को मैं आपके सामने विश्लेषित करूंगा, और उसके जितने भी आयाम हैं उसको मैं उद्घाटित करूंगा। साथ ही साथ इसके आंसर को मैं व्याख्या सहित, विश्लेषण सहित आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक चीज़ और, सीसैट भी 200 नंबर का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है, अगर आप उसे सही सही बनाते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और आप अगर 3 प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपके एक सही प्रश्न के उत्तर काट लिए जाते हैं। यानी आप अगर 3 प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपके 2.5 नंबर कट कर लिए जाते हैं। यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का इसमें फॉर्मूला है। यानी 2.5/3 एक क्वेश्चन पे गलत होगा, 3 क्वेश्चन पे 2.5 का पूरा साफ हो जाएगा, मतलब 2.5 नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, सीसैट के अंतर्गत रीजनिंग का बहुत व्यापक महत्व है। रीजनिंग से अक्सर 22 से 27 प्रश्न या 22 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। कभी कभी कुछ कम भी हो जाता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है इसकी संख्या। फिलहाल इस वर्ष रीजनिंग के 22 प्रश्न पूछे गए हैं।
जिनमें से 2 प्रश्न जो हैं यदि मैथ कहकर उसे टाल भी दिया जाए तो 20 प्रश्न होते हैं। और आपको मैंने भी कहा कि एक प्रश्न की कीमत कितनी है इसमें 2.5 नंबर की, और 20 प्रश्न की कितनी हो गई 22, 20 दूना 40 और 10 50। अगर मैं 22 के 22 प्रश्न को लेता हूं तो 22 गुने 2.5 कितने हुए 22 दूना 44 और 11 55। यानी रीजनिंग के कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए 55 नंबर के। और आपको यह भी पता ही होगा कि सीसैट को पास करने के लिए, सीसैट को अगर आपको पास करना है सीसैट को, तो आपको कितने नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। देखिए सीसैट 200 नंबर का होता है, ठीक है, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। आपके पास टोटल 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंतर्गत 80 क्वेश्चंस होते हैं और आपको लगभग एक प्रश्न पे 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। कैसे? क्योंकि देखिए 2 आवर्स आपके पास समय हुए और कितने क्वेश्चंस होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इसको जोड़ लीजिए। कैसे? देखिए 2 आवर्स में कितने मिनट हुए 120 मिनट्स हुए और क्वेश्चन कितने हैं 80। काटिए इसको, 2 चक 3 चौक मतलब 3 4 जा 2 4 जा 3/2 हुआ, कितना हुआ 1.5, यानी लगभग 1.5 मिनट आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट टाइम मिलता है। ये इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम है अगर एसएससी के बनिस्पत इसे देखा जाए तो। एसएससी में एक क्वेश्चन को बनाने के लिए लोग 30 सेकंड में तैयारी करते हैं, 30 सेकंड की तैयारी करते हैं, कुछ लोग 15 सेकंड की तैयारी करते हैं। तो सोचिए जहां एसएससी वालों को 30 सेकंड का समय मिलता है या 15 या मैक्सिमम 50-40 सेकंड का टाइम मिलता है, वहां आपको 90 सेकंड 60 और इसके आधा 30 यानी 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। फिर भी यूपीएससी के प्रश्नों की अपनी अलग वैल्यू है। एसएससी के प्रश्न तो अलग होते ही हैं, लेकिन कभी कभी यूपीएससी के प्रश्न उससे इतने ज़्यादा होते हैं कि एसएससी के बच्चे जो कि बहुत ही काफ़ी मेहनत करते हैं इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने के लिए, उनसे भी नहीं ये बन पाता है। दरअसल देखिए होता क्या है, रीजनिंग के प्रश्न या फिर सीसैट में कोई भी प्रश्न होता है वो अक्सर लंबा होता है। देखिए ये हो गया। तो पहले फिर इधर मैं ये बता दूं कि एक क्वेश्चन के लिए कितने टाइम होते हैं 1.5 मिनट का, और बनाना कितना होता है 80 क्वेश्चन 2 घंटे में, ठीक है। और ये तो मैंने टाइम की बात की। नंबर कितने होते हैं देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का टोटल हो गया। और कितने क्वेश्चन होते हैं 80 हुए ना। तो अब ये पता कीजिए कि एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होगी। इससे काटिए 0 0 5 4 जा 2 4 जा कट गया, 5 4 जा 20 2 4 जा 8, 5/2 कितना हुआ 2.5 यानी 2.5 मार्क्स हुआ ना, 2.5 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 मार्क्स की है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस 200 में से आपको केवल 33% नंबर लाने हैं पास होने के लिए, और इस नंबर को जोड़ा भी नहीं जाता, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। यानी आप 33% यानी कि 66 नंबर अगर लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं लाते हैं तो आपकी जो जीएस पेपर 1 यानी जो जीएस पेपर 1 वाली पीटी में परीक्षा होती है उस पेपर को जांचा ही नहीं जाएगा। यानी 66 नंबर आप इसमें लाएंगे कम से कम, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। और फिर आगे आपका वो जो पहला पेपर है उसकी जांच की जाएगी, तब आपका कट ऑफ तैयार होगा, कट ऑफ में नाम आएगा, ठीक है। या उसमें अगर कुछ अच्छा लाते हैं तो नाम आएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि सीसैट के इस बार 22 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न लगभग मैथ के भी माने जा सकते हैं। तो कह सकते हैं 20, मैं 22 मानकर चल रहा हूं। मैथ वाले 2 प्रश्न को भी लेता हूं क्योंकि उसमें रीजनिंग कम मैथ है, यानी दोनों मिला जुला रूप है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए इनमें 22 प्रश्न हैं। मैं यहाँ पे सारे प्रश्नों को, उसके प्रवृत्ति को विश्लेषित करूंगा और उसके आंसर को भी बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं सर्वप्रथम जो सबसे आसान कह सकें या सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ पे लेता हूँ। तो आइए मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रश्न संख्या 9। दरअसल मैंने अपने हिसाब से जो यहाँ पे नोटबुक में लिखा है उसके हिसाब से इसका क्रम 9वां है, लेकिन और ये चीज़ और देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख रखा है सीरीज ए,
यानी यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सीरीज ए वाला पेपर हमने यहाँ पे लिया है। तो जिनका सीरीज ए है तो उनके लिए आसानी होगी, जिनका सीरीज दूसरा है बी सी डी है तो वो क्या कर सकते हैं, खोज लेंगे कहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से, मेरी कॉपी के हिसाब से, नोटबुक के हिसाब से प्रश्न की संख्या 9 है, लेकिन यूपीएससी ने सीरीज ए में इसे 28वें नंबर पे पूछा है। बाकी बी सी डी में कौन से नंबर पे है ये आप देख लीजिएगा। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न है नीचे दो पंक्तियों में, नीचे यहाँ पे दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, नीचे दो पंक्तियों में दो सर्वसम, हिंदी में सर्वसम, सम मतलब बराबर, सर्व मतलब सभी, मतलब सभी प्रकार से कह सके बराबर, इसका ऐसे लिया जा सकता है। इंग्लिश में इसके लिए नाम दिया गया है आइडेंटिकल, तादात्म्य, मतलब दोनों में समानता हो, सर्वसम सब प्रकार से बराबर, अनुक्रम यानी सीक्वेंस इंग्लिश में कहा गया है, दिए गए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो प्रकार के पंक्तियां दी गई हैं, ये अनुक्रम 1 ये पूरा ऐसे, दूसरी अनुक्रम 2 ये पूरा ये। तो इनमें जो है अनुक्रम 2 के लिए सी के स्थान पर क्या प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब जो इसमें एंट्री होगी, मतलब सी के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा उसको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो आपको ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो लॉजिक ढूंढिए कि दो अनुक्रम है, इसमें से देखिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 20 to 30% बच्चे, 20 to 30% बच्चे इस प्रश्न को बनाए ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि अनुक्रम 1 में यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिजिट में लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे डिजिट है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जेड पढ़ाने लग गए, तो उनको यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगा होगा। और एग्जाम में ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे लोगों को दिक्कत हो जाती है, जिससे ये ऐसे से जो प्रश्न होते हैं वहाँ पे ये छोड़ देने होते हैं, मतलब गलती से क्या मतलब ना चाहते हुए भी इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हेडेक कौन ले, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, टाइम की मारा मारी हो जाती है, इतनी कम टाइम होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऊपर में, और यहाँ पे भी संख्या है, तो यहाँ से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग में रीजन ढूंढना होता है, लॉजिक ढूंढना होता है। अगर आप लॉजिक ढूंढ गए तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए अनुक्रम 1 के लॉजिक को यहाँ पकड़ना था, और उसके बाद उसी बेसिस पे आपको अनुक्रम 2 का लॉजिक यहाँ पे सेट करना था, और इन 4 ऑप्शनों में से ढूंढ करके आपको यहाँ पे उत्तर लिखने थे। तो आइए पहले हम अनुक्रम 1 का लॉजिक ढूंढते हैं कि इसे कैसे किया गया। देखिए 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 15 है, 52.5 है, 236.25 है। एक बात ध्यान रखें कि दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा हो उसे एक एक कर पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं कि 236.25, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 236.25, अगर 9 यहाँ पे होता तो 2 5 9 ऐसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ा जाता है मैं ये कभी मैथ की क्लास में बताऊंगा या आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ का पहले लॉजिक पकड़े, तो देखिए ये 8 है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल आधा हो गया कि नहीं। आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं उत्तर की। क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, उत्तर पे आते हैं। देखिए उत्तर क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है अनुक्रम 1 में, अनुक्रम यहाँ पे लिखते हैं सीरीज 1, क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है देखिए 8 4 6 है ना, हमने लिखा 8 4 6, फिर क्या लिखा है 15 52.5, यहाँ पे लिखते हैं 15 52.5 हमने लिख दिया। फिर क्या है 236.25, यहाँ पे हम लिखते हैं 236.25 लिख दिया हमने। अब इनका हम लॉजिक पहले पकड़ते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे 8 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो आया हुआ है ये क्या हो गया है, आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मतलब गुना आधा कर दिया 8 में से, तो 8 को गुना आधा यानी 1/2 किया, जब गुना किया तो क्या हो गया 4 हुआ ना। देखिए कैसे, 8 गुना 1/2, 2 चक 4, 4 आया ना, 2 चौके 4, 2 4 जा 8 यानी 4 आ गया। तो यहाँ पे आधा से गुना किया गया। फिर देखिए फिर क्या किया, 4 के बाद 6 है, तो ये कैसे आया 4 के बाद 6, तो देखिए क्या किया गया 4 में गुना किया गया, पहले तो 8 में गुना किया है आधा से तो 4 आया, फिर 4 में कितना से गुना किया जाएगा कि 6 आएगा। तो देखिए इसमें 1.5 से गुना किया गया, 1.5 मतलब 1 and 1/2, 1.5, 1.5 का मतलब क्या हो गया, मतलब देखिए 4 में गुना किया गया इतना से, यानी 4 गुना कितना 1/1.5 को क्या लिखेंगे 1 दूना 2 और 1 3/2 यानी 3/2 लिखेंगे, 3/2 लिखा हमने। 2 2 जा 4, 2 दूना 4 कट गया, कितना आया 6 आया ना 6।
उसी 6 को यहाँ पे लिखा गया है। लॉजिक समझ में आ रही है ना। अब देखिए 6 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 में कितना से गुना करेंगे, देखिए एक एक बढ़ रहा है, हाफ फिर डेढ़, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक पहले हाफ है, फिर इसमें एक बढ़ के डेढ़ हो गया, फिर इसमें एक बढ़ के कितना हो जाएगा, ढाई हो जाएगा, यानी 2.5। 2.5 का मतलब 2 दूना 4, 1 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2, 5/2 क्या, 5/2 मतलब कितना से गुना कर, क्या करना है 5/2 को, 6 में 5/2 से गुना कर देना है। 5/2 को 6 से गुना कर देना, तो इसे कीजिए, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 15 आ गया ना। 6 में जब हमने 5/2 से यानी ढाई से गुना किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब उसे देखिए एक एक बढ़ता जा रहा है, आधा फिर डेढ़ फिर ढाई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बताइए, 3.5 लिखेंगे, एक बढ़ा करके 3.5, 3.5 का मतलब 3 दूना 6, 1 7/2 हुआ ना। यानी हम क्या करेंगे, 15 में 7/2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 में 7/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15, देखिए पहले ऐसे इसको करते हैं, 15 को आधा करेंगे कितना होगा, 15/2 क्या होगा, 7.5, 7.5 होगा, गुने 7 कीजिए, इसको गुना कीजिए। अब देखिए 7 सत्ते 49 हुआ ना, अब 5 सत्ते 35, मतलब 3.5, 49 और 3.5 क्या होगा, 52 होगा ना, 52.5। जब आप गुना करेंगे इसको तो 52.5 आएगा, तो वही 52.5 लिखा गया है। अब देखिए इस 52.5 को 236.25 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या किया गया है, एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3.5 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.5 से गुना करेंगे, किस में, 52.5 में 4.5 से गुना करेंगे, गुना कीजिए क्या होगा, तो देखिए 52.5 में 4.5, 4 दूना 8, 1 9/2 हुआ ना, 9/2 से गुना करना, इसको इधर कर देते नहीं तो मिल जाएगा, सब एक हो जाएगा। तो क्या कीजिए, देखिए इसको गुना कीजिए, 5 9 35, सॉरी 5 9 45 हुआ, 5 हाथ में 4, यहाँ पे दशमलव है, क्या करते हैं हम दशमलव को, देखिए 5 9 35 का 5, फिर 5 9 45 का 5, हाथ में 4, 2 9 18 और 4 22 का 2, हाथ में 2, 5 9 45 और 2 47 हो गया। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, इसलिए यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दे देंगे। ये तो ऊपर वाला किया, नीचे 2 बचा हुआ है तो बटे 2 करेंगे। अब इसको भाग वो कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, हाथ में 1, 2 छक 12 दशमलव, फिर 2 दूना 4 और 1 2 पचे 10, कितना आया, 236.25 आ गया ना, 236.25। यानी ये वाली लॉजिक लगी है इसमें, मतलब क्या हो गया है कि पहले आधा से, फिर एक बढ़ाकर 1.5 से, फिर एक बढ़ा 2.5 से, फिर एक बढ़ा के 3.5 से, फिर एक बढ़ा के 4.5 से गुना किया गया है, ठीक है ना, फिर ऐसे से किया गया है। तो अब हम वही लॉजिक इस सीक्वेंस 2 यानी अनुक्रम 2 में लगाएंगे। तो देखिए पहले इसको हम लिखेंगे टोटल, एक काम करते हैं यहीं पे देख लेते हैं क्या किया गया, 5 में कितना से गुना करेंगे, देखिए यहाँ कितना से गुना किए हैं, आधा से किए हैं, तो 5 में जब आधा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2.5, ढाई होगा ना। फिर उसके बाद ढाई को कितना से गुना करेंगे, ढाई को गुना करेंगे 1.5 से, आधा के बाद 1.5 से, 1.5 मतलब 3/2। तो इसको जब हम 3/2 से गुना करेंगे, देखिए एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख ही देते हैं अनुक्रम 2 के लिए, अनुक्रम 2 के लिए लिख देते हैं क्या, 5 है पहले, फिर क्या है 5ABC, हमें C तक निकालना है ना, तो C तक ही चलते हैं, 5ABC तक हमने लिख दिया। अब देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे, आधा से, तो जो आएगा वो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ढाई होगा ना, 5 का आधा ढाई हो गया। अब इस ढाई को कितना से गुना करेंगे, 1.5 से, यानी 3/2 से गुना कीजिए, ढाई गुना 3/2 कीजिए, क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 मतलब ऐसे ले रहे हैं, फिर दशमलव यहाँ पे बीच में दे दिया हमने, बटे 2, यानी 7.5 का आधा कितना होगा, 7.5 का आधा कीजिए, 2 तिया 6, फिर 1 है, 2 सत्ते 14, 1 2 0, 2 पचे 10 है ना, यानी 37.5, 37.5 का आधा 75 ऐसे भी होता है, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव इधर से, तो यहाँ भी दशमलव दे दिया, यानी 37.5, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37.5। अब देखिए जो ट्रेंड चलता आ रहा था कि आधा से गुना करेंगे इसमें 1.5 से,
और इसमें कितना से करेंगे 2.5 से, तो इसमें जब हम 2.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो गुना कीजिए 2.5 से गुना कीजिए। तो 2.5 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 37.5 यही आया था ना, उसमें गुना करेंगे 2.5 से, नहीं 2 दूना 4, 1 5/2, 5/2 से गुना करेंगे। तो देखिए गुना कीजिए, पहले तो 5 से ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37 का 7 हाथ में 3, 3 पचे 15, 2 17 हो गया ना। कितने अंक, देखिए 5 पचे 25 का 2, 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37 का 7 हाथ में 3, 3 पचे 15 है ना। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, फिर 7 पचे 35 और 2 37 का 7 हाथ में 3, 3 पचे 15 और 3 18, 3 था ना शेष हाथ में, तो हमने 18 यहाँ पे लिख दिया, यानी 1875। और अंक कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे दिया हमने, बटे 2 है, 2 दिया। अब इसको कंप्लीट कीजिए, कितना आएगा, 2 9 18, फिर कट गया, फिर कितना आ रहा है, 2 9 18 और फिर क्या है यहाँ पे 7 है, 2 3 6, फिर दशमलव दिया हाथ में, 1 2 7 14, 1 2 5 10, मतलब कितना आ रहा है, जब भाग देंगे तो पहले देखिए हमने इसे भाग दे दिया तो कितना आया, 9375 आया। अब देखिए क्या क्या गया है इसमें, 37.5 5/2 जब गुना कर दिया तो हमने क्या किया, इतने इतने 187.5/2। अब इसको हमने भाग दिया तो कितना आया था भाग देने के बाद, 2 9 18 कट गया, और 2 तिया 6 हाथ में 1, 2 पचे हाथ में 1, 2 7 14, 1 2 पचे 10, ठीक है। और हमने ये कर दिया था, 1 मिनट, इसको मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है ना, क्योंकि कोई ऑप्शन से बन नहीं रहा है। देखिए क्या करता हूँ, इसको पहले भाग दीजिए, 2 9 18 हाथ में 1, 2 9 18 हाथ में कहाँ कट गया ना, 2 9 18, फिर 2 तिया 6 हाथ में 1, 2 पच्चे 0 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पच्चे 10। यहाँ पे सीक्वेंस 2 में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। दरअसल देखिए मैं सीक्वेंस 2 को यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस 2 को समझने के लिए क्या था, सीक्वेंस 2 में 5 ABCDE यही है ना, 5 ABCDE मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है, थोड़ी आपको कष्ट समझदारी में या समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो देखिए हमने ये चीज़ लिखा है, तो ट्रेंड क्या था, ट्रेंड था आधा मतलब हाफ, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5, 4.5 से गुना करना है। मतलब पहले इसमें कितना से गुना करना है, आधा से गुना करना है, जो आएगा वो A होगा। इसमें आधा से गुना कीजिए, कितना आएगा, 5 गुना आधा 2.5, 2.5 होगा ना। तो यानी A की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 हो गई। अब देखिए B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू होगी 2.5 में कितना से गुना करेंगे, 1 बढ़ा देंगे आधा में, यानी इसमें गुना करेंगे कितना से, इसमें गुना करेंगे 1.5 से, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, इससे गुना करेंगे। अब देखिए यहीं पे मिस्टेक हो रही थी गुना करने में, यहाँ पे जो हमने किया था ना गुना, यहाँ पे 7.5/2 को हमने लिख दिया था 37.5। जरा सोचिए 7.5 का आधा कभी 37.5 हो सकता है, यही सारी मिस्टेक्स होती है एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हड़बड़ी में कहाँ पे मिस्टेक होती है। एग्ज़ाम में यही प्रेशर होता है कि लिखना होता है 3.75 लिख देते हैं 37.5, और फिर ये लगाने की बजाय ये वाला ट्रिक लगा के कि चलो इनमें से कोई नहीं आ रहा, ये होगा आंसर, गलत हो जाता है। तो वही एग्ज़ाम में हमारे पैसेंस की भी जांच होती है कि हम पैसेंस में हड़बड़ाए नहीं। तो इस चीज़ को मैंने ईमानदारी से यहाँ पे दिखाया कि ताकि आप लोग भी आगे से सतर्क रहें। तो देखिए सीक्वेंस 2 में यहाँ पे हमने ये गलती की थी, 37.5 लिख दिया था, यहाँ पे लिखना था 3.75, यही ना, 7.5 का आधा के भी 37.5 नहीं हो सकता है। तो गलती कैसे हुई थी, पहले हम इसको गुना करेंगे,
ढाई को 3/2 से गुना करेंगे तो ढाई को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, ढाई को जब 3 से गुना करेंगे 25 या 75 होगा, यानी 2.5 इंटू 3 7.5 होगा, बटे कितना आ गया 2। अब 7.5 को 2 से भाग दीजिए पहले। चलिए इसको देते हैं भाग। कैसे भाग करते हैं, इसको भाग करने के लिए आइए यहाँ पे करते हैं 7.5 को 2 से भाग देते हैं। दीजिए भाग, 2 तिया 6, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, फिर इसको 5 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 सत्ते 14 दे दिया हमने, लिखा 14, यहाँ पे आ गया 1 घटा करके, फिर कुछ नहीं है तो चूंकि दशमलव दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 2 पच्चे 10 जब करेंगे 2 पच्चे 10 तो क्या होगा, ये कट जाएगा, कट गया, यानी कितना है 3.75। वही चीज़ हम मिस्टेक करके यहाँ पे लिख दिया था हमने जल्दबाजी में 37.5। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी, तो ये कितना आया था 3 यहाँ पे देखिए 3.75, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 3.75 हो गया। अब देखिए आधा से गुना कर दिया, 1.5 से गुना कर दिया, अब 1 से बढ़ रहा तो 1.5 में कितना 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 2.5, यानी 3.75 को 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 मतलब 5 का आधा, 5/2। अब गुना कीजिए इसमें 3.75 को पहले 5 से गुना कीजिए, देखिए 5 पच्चे 25 लिख दिया, हाथ में 2, 7 पच्चे 35 और हाथ में जो 2 था कितना हो जाएगा 37 का 7, हाथ में 3, 3 पच्चे 15, हाथ में था 3, यानी 15 3 18 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, 18.75 दे दिया, और बटे कितना हो गया बटे 2। अब इसको भाग दीजिए 2 से, तो देखिए 18 का आधा क्या होगा, 18 का आधा 9 होगा। अब पॉइंट में 0.75 का आधा कीजिए तो भाग दीजिए 2 से, 0.75 में क्या होगा 2 तिया 6 होगा, हाथ में 1 बचा, मतलब देखिए इसको मैं भाग देके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 18.75 है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 नमा 18 होगा, यहाँ कट गया, हो गया ना, फिर ये पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या उतारेंगे 7, कितने बार में 2 तिया 6, 3 बार में 6 आया, यहाँ पे घटा के 1 आया, फिर कितना बचा हुआ है 5, यहाँ पे हमने 5 लिखा, 2 सत्ते 14 होगा ना, 15 में 14 जाएगा कितना होगा 1 हुआ ना, फिर कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यानी 2 पच्चे 10, यानी यहाँ 10 कट गया, यानी कितना आ रहा है 9.375, यानी सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 9, सी की वैल्यू 9 पॉइंट कितना है, देखिए 9.375, 9.375 आया ना। और हमें निकालना क्या, सी के स्थान पे क्या प्रविष्टि है यही निकालना था ना, तो यहाँ पे सी के स्थान पे क्या आएगा 9.375, जो कि ऑप्शन किस में है 9.375 सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं, जो हमारी नोटबुक के हिसाब से, लेकिन सीरीज ए में इसका स्थान 27वां था। प्रश्न है कुछ प्रविष्टियों यानी इंट्रीज का आव्यूह, यानी ये जो दिया गया है मैट्रिक्स बनाया गया है, एक संरचना की गई है नीचे कुछ लकीरें खींच करके और कुछ अंकों और लेटर के साथ, तो वही इन प्रविष्टियों का आव्यूह नीचे दिया गया है। ये दिया गया है प्रविष्टियाँ, यानी ये सब जो लिखा गया है ये पंक्तिवार, यानी इंग्लिश में से आप कहते हैं रॉ वाइज, पंक्तिवार यानी ऐसे ऐसे एक पंक्ति हो गया, ऐसे एक पंक्ति हो गई, एक ऐसे एक पंक्ति। और अगर कहता कॉलम वाइज यानी स्तंभवार, तो क्या करते हैं स्तंभवार ऐसे ऐसे गिनते हैं, एक स्तंभ यानी एक कॉलम, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, लेकिन कह रहा पंक्तिवार यानी एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी पंक्तिवार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, मतलब इसमें कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं उसका अनुसरण करती है, तद अनुसार मतलब उसी के अनुसार, जैसा इसमें ट्रेंड है इन दोनों में, इसमें ट्रेंड है इसमें ट्रेंड है, तो तद अनुसार अप्राप्त प्रविष्टि जो आपको प्राप्त नहीं है, क्या ये वाला, देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, यानी इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पे क्या होगा का चयन कीजिए। कहाँ से चयन करना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इससे चयन करना है। तो देखिए करना क्या है, इन सब में पहले लॉजिक लगाना है। ठीक है, इसमें लॉजिक लगाना है
और आप इसमें देखिए, इस प्रश्न से आपके एक व्यवस्थित नज़रिए की जांच की जा रही है कि आपके सामने कुछ व्यवस्थित है, तो आप उसमें लॉजिक लगा करके वो जो मिसिंग्स चीज़ें हैं उसको पता कर पाते हैं कि नहीं, आप चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं कि नहीं, मिसिंग्स जो हो रही है पहले तो व्यवस्थित कीजिए चीज़ों को, जो अनसुलझा हुआ है उसको सुलझाइए, उसके बाद फिर समस्या के समाधान तक पहुँचिए। ये प्रश्न वही बताता है। तो आइए इस पर हम काम करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पंक्तिवार यहाँ पे हिंट दे दिया। कई बार अगर एग्जाम में पंक्तिवार नहीं दिया हुआ होता तब दिमाग घूम जाता है कि कैसे काम करें, ये कॉलम वाइज लें या फिर रॉ वाइज लें, लेकिन यहाँ दिया हुआ पंक्तिवार यानी रॉ वाइज, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, इसी प्रकार से इसे कंसीडर करना है। तो देखिए हम ऐसे लेते हैं, तो पहले क्या देखते हैं, BAC है ना, फिर इसमें क्या है ABC, इसमें भी है, यानी हम एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि इस पूरे पंक्ति में ABC तीनों है, इसमें भी ABC तीनों है, तो इसमें भी ABC तीनों होगा। ये लॉजिक हो गया। तो इसमें क्या मिसिंग है, A है, C है, B मिसिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो B वाला होगा। तो देखिए B वाला ये है, B वाला ये है ना, B वाला ये है और B वाला ये है, बाकी क्या है A और C वाला है। तो इसको एलिमिनेट करने का मेथड हो गया एक, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये कभी भी नहीं ये आंसर में आएगा। ठीक है, ये आपको मिसगाइड करने के लिए, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, यानी A वाला नहीं होगा, C वाला नहीं होगा, यानी 3A 3C नहीं होगा, यानी B और C ऑप्शन से नहीं होगा। ये एलिमिनेशन मेथड सीख लीजिए। तो क्या बच गया A और C। अब इन दोनों में दिमाग लगाना है कि कौन होगा। तो जरा देखिए इसमें लॉजिक ढूंढिए, क्या है लॉजिक, 7 है यहाँ पे 3 है, 7 3 को जोड़ देंगे क्या आ रहा है 10, यानी दोनों किनारों को जोड़ने पे मिडिल में 10 आ रहा है। फिर देखिए 3 और 6, इसका 3 और इसका 6 जोड़ने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी इसमें भी दोनों किनारों वाले अंक को जोड़ने पे बीच वाला अंक आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट में भी यहाँ दोनों किनारे अंक को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 13, और चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 है तो कितना घट रहा है, यहाँ पे 3 घट रहा है, यानी 10 है, यहाँ पे 3 लिखा होता तो ऊपर के हिसाब से, ऊपर के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, ऊपर के लॉजिक के हिसाब से यहाँ 10 3 13 हो जाता है, यानी यहाँ पे 3 होगा। और चूंकि हमने पहले फिक्स कर लिया है कि यही B होगा, तो चूंकि मतलब B वाला होगा, तो अब देखिए मेरे पास 9B और 3B था, लेकिन लॉजिक क्या बता रहा 3B, इसलिए आंसर क्या होगा C वाला परफेक्ट आंसर होगा, यानी 3B इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कौन सा है C3B। ठीक है, आपने 2 प्रश्न बना लिए, आपको 5 नंबर मिलते हैं। आते हैं तीसरे और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या हमारे हिसाब से इस नोटबुक के हिसाब से 7 है, लेकिन ऐसे इस प्रश्न की संख्या कितनी है, सीरीज A में 26 दिया है। एक दिए गए अनुक्रम यानी एक सीक्वेंस दिया गया, क्या दिया गया सीक्वेंस 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 40। ठीक है, में गलत पद को सही पद से बदलें। ठीक है, मतलब इसमें कोई गलत पद है उसको सही पद से बदलना है। सही पद क्या है, सही पद ये है, इनमें दिया हुआ है सही पद, इन 4 ऑप्शंस में सही पद दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके वहाँ उस गलत पद को हटाना है और उसको वहाँ पोस्ट करना है, मतलब वहाँ उसको रखना है। ठीक है, यानी गलत पद को सही पद से, सही पद इन चारों में से चुन के वहाँ पे रखना है। और जहाँ विषम पद और सम पद, विषम मतलब जो 2 से ना कटे, सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। तो विषम पद कौन है, देखिए 3 है, 2 से नहीं कट रहा, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, 43 है। और सम पद कौन है, 2 है, 4 है, 10 है, 18 है, 28 है, जो 2 से विभाजित हो रहा है, सम संख्या हो गई। तो पद मतलब शब्द, यहाँ पे यहाँ क्या हो गया डिजिट। ठीक है, पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी विषम और सम दोनों समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। बाकी का मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखिए पहले तो हम लिखते हैं, जो लिखा हुआ है क्या है 3 2 7 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 2 7 4 लिख दिया, 3 2 7 4, फिर 13 10 21, 13 10 21 लिख दिया, 18 31 28 43, 18 31 28 43 हमने लिख दिया। अब देखिए सम पद और विषम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि बाबू देखो विषम पद को पहले लो और सम पद को पहले लो उसके बाद। ठीक है, यानी पहले सम या विषम किसी एक को चूज करो। तो यहाँ पे पहला है 3 विषम पद है, तो पहले विषम का पैटर्न देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 3 है, फिर क्या है यहाँ पे 7 है, कैसे आया 7 बताइए, इसमें 4 जोड़ दिए तो आया ना 7। अब देखिए
इसमें 13 कैसे आया, 6 जोड़ने पे, +6, यहाँ +4 है, +4 +6, 13 में कितना जोड़ेंगे कि विषम पद 21 आएगा, बताइए। 8 जोड़ेंगे। 21 में कितना जोड़ेंगे कि विषम पद 31 आएगा, बताइए। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। 31 में कितना जोड़ेंगे, बताइए। 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। यानी 4, 6, 8, 10, 12 ये जुटा। अब देखिए इनका कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, 2 2 के अंतर पे जुटता जा रहा, नहीं। 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 8 के बीच 2 का अंतर है, 8 10 के बीच 2 का अंतर है, 10 12 के बीच 2 का अंतर है, यानी 2 2 का अंतर, यानी एक ये पैटर्न हो गया किसका, विषम पद का। अब सम पद के पैटर्न को समझना है। देखिए तो क्या कहा गया यहाँ पे, समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जहां विषम पद और समपद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं दोनों। तो यहाँ जब ये पैटर्न है, पैटर्न क्या है, इन दोनों के बीच, पहले दूसरे के बीच, पहले और इस दूसरे विषम के बीच 4 का अंतर, फिर इसमें भी 2 विषम के बीच 6 का, फिर 2 के बीच 8 का लगातार, फिर लगातार 2 के बीच 10 का, फिर लगातार 2 के बीच 12 का, यानी 2 2 का अंतर सब में, लगभग 2 2 के अंतर से सब में बढ़ता जा रहा, ठीक है। तो वही पैटर्न इसमें काम करेगा सम में। अब देखिए सम कौन है, 2 4, 4 10, 10 18, 18 28। तो देखिए क्या था, 4 का 4 था, 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 में पहले 3 में कितना जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था। तो उसी पैटर्न को अनुसरण करते हुए 2 में कितना जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। तो 2 में 4 जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक हिसाब से ये ऐसे भी खत्म हो गया, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मतलब देखिए 4 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा, कहाँ पे मिस्टेक है ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पीछे से चलते हैं, या वैसा चलते हैं जहाँ पे लगातार पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 28 है और 10 है, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, बताइए। 10 का अंतर है ना, इन दोनों के बीच 10 का अंतर, यानी 18 में 10 जोड़ने पे 28 आया। अब देखिए 18 और 10 के बीच कितना का अंतर है, 8 का अंतर है ना, यानी 8 जब 10 में जोड़ेंगे तो 18 होगा। 10 4 के बीच कितना का अंतर है, 6 का अंतर, यानी 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से समपद 4 और समपद 2 के बीच कितना का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न था 4 6 8 10 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पैटर्न क्या आ रहा है, देखिए तो 2 6 8 10 है ना, और 12 फिर आएगा, अगला वाला अगर सम होता तो 12 आता, यानी यहाँ पे 40 लिखते हैं हम, सॉरी 40 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 40 हमने गलती कर दिया, 43 के बाद 40, देखिए लिखा हुआ भी है 40, यानी कि इन दोनों के बीच 12 का अंतर आ ही रहा है, +12 है ना, मतलब 28 में 12 जोड़ने पे 40 आ रहा है, यानी ये सेम पैटर्न है। 4 6 8 10 12 है ना, 12 10 8 6 4, तो देखिए 12 10 8 6, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था, 4 है ना। यहाँ 12 यहाँ 12, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 का अंतर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर 4 का अंतर है तो यहाँ पे भी 4 का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब 4 में कितना कितना घटाएंगे कि जो, या फिर यहाँ पे क्या संख्या होगी जो जिसमें 2 जोड़ने पे यहाँ पे 4 आएगा, बताइए। जैसे यहाँ पे 10 था ना, जैसे यहाँ पे 40 था, तो इसमें कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 28 आया, यानी 28 में कितना जोड़ेंगे कि 40 आएगा, 12। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना कौन संख्या होगी जिसमें 2 जोड़ने पे 4 आएगा, सिंपल सी बात है, 2 किस में जोड़ेंगे कि 4 आएगा, 2 में आया ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि लेकिन हमें 2 नहीं जोड़ना है, पैटर्न हमें फॉलो करना है। पैटर्न क्या है, 12 10 8 6 4 का, और यहाँ पे भी देखिए आ ही रहा है 12 10 8 6, यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन हमने कितना लिखा है 2, इसलिए ये वाला गलत है। यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा, है ना, यानी यहाँ जो संख्या होगी उसमें 4 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 में 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 4 आएगा, बताइए। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 0, यानी 0, 2 के जगह पे 0 लिखेंगे, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या होगा, 0, यानी सही पद क्या कहा जा रहा था,
गलत पद को सही पद से बदलें। गलत पद क्या है? गलत पद है 2, सही पद क्या है? 0। और ये 0 किस ऑप्शन में है? ये 0 ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है 0, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है? 0। तो अब देखिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है और हमने 3 प्रश्न किया है, हालांकि हमने तीनों प्रश्नों का विस्तार से बताया और इसके पहले काफ़ी कुछ हमने चीज़ें सीसेट के बारे में बताई, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। फिर भी ये बहुत काम की चीज़ है, लंबी हो रही है, लेकिन इस लंबी राहों से गुजर के ही आप यूपीएससी पास कर पाएंगे। शॉर्टकट का कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट चलने पे कोई सफल रास्ता मिलता नहीं है अक्सर। तो इसीलिए ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ऐसे भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो गैप आ रही है उसमें शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट मेथड का तरीका अपनाना है। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो रहा है। खैर जो चीज़ भी हो इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, बात आगे होती रहेगी। तो फिलहाल हमने 3 रीजनिंग के प्रश्नों को, यूपीएससी के प्रश्नों को, आज के प्रश्नों को लिया है। देश के सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम के 3 प्रश्नों को आज हमने लिया। इस खुशी के साथ आप इंजॉय कीजिए और आगे हम अगले वीडियो में आगे के रीजनिंग के प्रश्नों को लेंगे। और मैं 22 प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, मैं सारे मैथ्स के भी कोशिश करूंगा कि रीजनिंग का मैं बनाऊंगा ही, साथ मैं कोशिश करूंगा मैथ्स का, डिसीजन मेकिंग का, इंटरपर्सनल स्किल का और जो पैसेज है उसके भी प्रश्नों का विश्लेषण और उसके भी उत्तरों का विश्लेषण करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन रीजनिंग का तो फिक्स है कि इसका मैं करूंगा ही। तो आप अगर हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया करके कुछ इससे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अच्छा लगता है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हम वीडियो इस पर अपलोड करेंगे ही, क्योंकि अभी 3 ही प्रश्न हमने बताया है, 22 प्रश्न हैं। तो इस यूपीएससी के प्रश्न को बताएंगे और हमारे चैनल का नाम ही है विकी IAS 2020, यानी इस पर IAS यानी यूपीएससी की ही बात की जाती है मोस्टली। ठीक है, वैसे तो इस पर हम सारी अच्छे बातें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जैसे PCS की भी कभी कभी इसमें डाल दिया करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। और चूँकि ये आज के समय की डिमांड है यूपीएससी के बदलते पैटर्न को समझना, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट और बदलते हुए यूपीएससी के ट्रेंड को समझिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।